तारीख में आपको कितनी ऐसी कौमों का जिक्र मिला है कि जिनके वजूद और निशानात आज आपको नजर नहीं आते, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में एक ऐसी कौम गुजरी है कि जिसके वजूद को आपके सामने मिटा दिया गया। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का एक पुराना नक्शा उठाकर देखें जो कि डच का बनाया हुआ 1690 का दुनिया का नक्शा है, तो इस दुनिया के नक्शे पर एक रियासत आपको जगमगाती हुई नजर आएगी, कैस्पियन से लेकर पैसिफिक तक, और इस रियासत का नाम है इंपीरियम मैग्ना टार्टेरिया। इसके बाद फ्रेंच का बनाया हुआ 1720 का नक्शा, वहां पर भी टार्टेरिया की रियासत आपको नजर आएगी। फिर 1754 का बेलिन का नक्शा, यहां पर भी आप देखेंगे कि दुनिया के वजूद पर टार्टेरिया की रियासत मौजूद है। कौन थे ये लोग? क्या ये लोग जायंट्स थे? क्या ये टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे? क्या ये ईथर से फ्री एनर्जी हासिल करते थे? क्या इन्हें मैन मेड डिजास्टर के जरिए, मड फ्लड के जरिए खत्म किया गया, या फिर रॉथस्चाइल्ड ने इस पूरी कौम को खत्म कर दिया दुनिया के ग्लोबल रीसेट के बहाने? कौन थे ये लोग? और फिर आता है सन 1804 कि जब दुनिया के नक्शे पे आपको सब कुछ नजर आता है, लेकिन टार्टेरिया की रियासत का वजूद नजर नहीं आता। आज इंटरनेट पर टार्टेरिया को लेकर बहुत सी चहमगोइयां होती हैं। कुछ कहते हैं कि ये रियासत वजूद में थी, कुछ कहते हैं कि ये मैन मेड डिजास्टर के जरिए इनको खत्म किया गया, कुछ इसे जायंट्स के साथ जोड़ते हैं। आज दुनिया टार्टेरिया को लेकर डिवाइडेड है। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। आप जहां बैठे ये वीडियो देख रहे हैं, एक मिनट के लिए इमेजिन करें कि जहां आप मौजूद हैं, आप इस वक्त यहां मौजूद नहीं हैं। आप आज से कई साल पहले सन 1893 में मौजूद हैं और आप मौजूद हैं शिकागो में। शिकागो के जैक्सन पार्क में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। इस एग्जीबिशन में 4 करोड़ से ज्यादा लोग इस एग्जीबिशन को अटेंड करते हैं, क्योंकि ये एग्जीबिशन अपनी नौयत का एक अनोखा एग्जीबिशन है। जब लोग इस एग्जीबिशन पे आते हैं तो वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि पूरा व्हाइट सिटी के नाम से एक शहर मौजूद है। उस शहर में जैसे ही वो एंटर करते हैं, वो देखकर हैरान रह जाते हैं कि 1893 में 10,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब्स इस शहर में जगमग कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस शहर के अंदर जो इमारतें हैं वो देखने से ताल्लुक रखती हैं, क्योंकि इंसानों ने इससे पहले इतनी खूबसूरत और इतनी ह्यूज इमारतें कभी नहीं देखी थी। जितनी ह्यूमन टेक्नोलॉजी और कंस्ट्रक्शन की टेक्नोलॉजी थी, उससे शायद इन इमारतों को इमेजिन करना भी इंतहाई मुश्किल था। इतने बड़ी बड़ी इमारतें, इतने बड़े बड़े डोम। तो जो 4 करोड़ विजिटर्स इस इवेंट पे आए, उनकी जबान पर पहला सवाल ऑर्गेनाइजर्स के लिए यही आया कि ये सब कुछ कितने अरसे में बनाया, जिस पर ऑर्गेनाइजर्स ने बताया कि ये सब कुछ तो हमने 1891 में शुरू किया और आज 1893 में आपके सामने, यानी सब कुछ 2 साल में बनाया। तो सब विजिटर्स का दूसरा सवाल ये था कि ये कैसे बनाया? इस तरह के डोम, इस तरह के मीनार, इस तरह की बिल्डिंग्स, इस तरह की सड़कें हमने पहले कभी नहीं देखी। लेकिन इसके जवाब में ऑर्गेनाइजर्स के पास कोई जवाब नहीं होता। और फिर अचानक 1894 में आग लग जाती है व्हाइट सिटी में, और व्हाइट सिटी की तमाम बिल्डिंग्स जल जाती हैं। जो लोग आज इंटरनेट पर मौजूद हैं और टार्टेरिया की थ्योरीज पर यकीन रखते हैं, उनका कहना यह है कि ये सब कुछ वो इमारतें थी जो टार्टेरियंस ने, जायंट्स ने बना रखी थी। सिर्फ आज के इंसान ने उनको डिस्कवर किया है, मड फ्लड के बाद, सफाई के बाद उनको सामने लेकर आए हैं, और आज इस टेक्नोलॉजी को बनाने का फॉर्मूला दुनिया के पास मौजूद नहीं है। ये हमारा बनाया हुआ काम नहीं है, ये जायंट्स का बनाया हुआ काम है। लेकिन क्या ये कहानी सिर्फ 1893 से और सिर्फ शिकागो से वाबस्ता है? हरगिज नहीं। इस कहानी का आगाज होता है लंदन से। आज से 300 साल पहले यूनाइटेड किंगडम के शहर लंदन में एक इमारत का इफ्तिताह किया जाता है। इस इमारत का नाम है सेंट पॉल्स कैथीड्रल। वैसे तो ये एक इबादत गाह है, लेकिन ये इमारत देखने से ताल्लुक रखती है। आपका कभी लंदन जाना हो तो इस इमारत को जरूर देखिएगा, क्योंकि जैसे ही आपकी नजर इसके कंस्ट्रक्शन स्टाइल पे पड़ेगी, आप हैरान हो जाएंगे और आपकी जबान से बेख्तियार निकलेगा कि इंसान ऐसी चीज कैसे बना सकता है। इस इमारत के अंदर जाकर आपको जो पहला एहसास होगा वो ये कि इसकी छत की हाइट 365 फुट है,
इसके जो डोम है उस डोम को ज्योमेट्री के पाई रेशो की बेसिस पे बनाया गया है। और अगर आप सेंट पॉल्स कैथीड्रल में खड़े होकर कोई भी आवाज देंगे तो वो 107 फुट तक जाती है। कहने वाले कहते हैं कि इसके अंदर दी जाने वाली आवाज 110 हर्ट्ज पे सुनाई देती है, यानी वो फ्रीक्वेंसी कि जिस पर इंसान का सोल हील होना शुरू हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि इतनी खूबसूरत नक्शो निगारी वो भी आज से 300 साल पहले, जब इंसान के पास कंस्ट्रक्शन की ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, तो ये किसने बनाया? कहने वाले कहते हैं कि ये आज के इंसान ने नहीं बनाया, ये काम टार्टेरियंस का है, जो अपनी रियासत में तो रहते थे लेकिन दुनिया के जगह जगह पर मौजूद एनर्जी पॉइंट्स का कंट्रोल अपने हाथ में रखते थे। इसीलिए उन्होंने ऐसी इमारतें बनाई जो आपकी समझ से बाहर है। वरना आज दुनिया में एक ऐसी रियासत कि जो 1,20,00,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैली हो, कि जिसका जिक्र दुनिया के 214 नक्शों पे तो हो, लेकिन उसके बाद एकदम से उसका जिक्र होना बंद हो जाए। एक ऐसी रियासत जो फ्री एनर्जी पर यकीन रखती थी और उनकी हर बिल्डिंग एनर्जी को हार्नेस करती थी, यानी टार्टेरियंस की बनाई हुई बिल्डिंग्स आसमान से बिजली को हासिल करती थी, फ्री एनर्जी को हर तरफ सर्कुलेट करती थी और एडवांस टेक्नोलॉजी पर यकीन रखती थी। और फिर अचानक 1804 के बाद इनका जिक्र होना तक बंद हो जाता है। सिर्फ शिकागो या लंदन तक रिस्ट्रिक्टेड है? हरगिज नहीं। थोड़ा सा कहानी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं टार्टेरियंस ने और कौन कौन से कमाल कर रखे हैं नेदरलैंड्स में। अभी तक आपको सुनकर यह लग रहा होगा कि टार्टेरियंस एक ऐसी कौम है जो रहती तो रशिया, चाइना, साइबेरिया की तरफ थी, लेकिन इनका कनेक्शन पूरी दुनिया में मौजूद था। इसी तरह की एक और कहानी जो आपके लिए बड़ी दिलचस्प है वो ये कि नेदरलैंड्स के अंदर फोर्ट बोर्टांज मौजूद है। जब आप उसका एरियल व्यू देखते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं कि जिस पैटर्न के ऊपर बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया है, ये उस दौर का इंसान करता ही नहीं था। और ये दौर बहुत पुराना दौर नहीं है, ये दौर सन 1500, 1600 और 1700 का दौर है, क्योंकि सन 1800 आते आते हमने तो टार्टेरिया का जिक्र किताबों से ही निकाल दिया। लेकिन नेदरलैंड्स के फोर्ट बोर्टांज के अलावा आपको ऐसी कितनी इमारतें मिलती हैं कि जिसके अंदर इटली का पल्मनोवा भी शामिल है और फ्रांस का लिटिल सिटाडेल। अब फ्रांस के इस लिटिल सिटाडेल के नीचे आपको ऐसी सुरंगें मिलती हैं कि जिसके बारे में कहने वाले कहते हैं कि ये फ्री एनर्जी के ग्रिड थे, कि जहां से एनर्जी को हासिल किया जाता था। हर इमारत अपनी बिजली ईथर से हासिल करती थी और आसमानों से हासिल करने के बाद इस फ्री एनर्जी के जरिए टेक्नोलॉजिकल एडवांस टूल्स यूज किए जाते थे। लेकिन ये कहानी चंद शहरों तक रिस्ट्रिक्टेड हरगिज नहीं है। अगर आप सियाटल और एडिनबरा की पुरानी तस्वीरें देखें, आपकी अक्ल माऊफ हो जाएगी। आप हैरान हो जाएंगे कि आज जो सियाटल में, आज जो एडिनबरा में घर मौजूद हैं, उनको जब खोदा गया तो उनको यह पता चला कि इन घरों के नीचे यहीं पर सेम प्लेस पर घर मौजूद थे। आज आप देखते हैं बहुत सी खिड़कियां ऐसी हैं जिनको हमने बेसमेंट कह दिया, लेकिन किसी जमाने में ये उस घर का फर्स्ट फ्लोर होती थी। यानी इसका मतलब ये है कि इन बिल्डिंग्स के नीचे, इन शहरों के नीचे पूरे पूरे शहर मौजूद थे जो शायद मट्टी में कहीं दब गए। तो शायद ये कहानी एक मड फ्लड की है जो शायद ह्यूमन मेड था, मैन मेड डिजास्टर था, कि जिसके जरिए इंसानों को मट्टी में दबाया गया, उनकी टेक्नोलॉजी को खत्म किया गया ताकि एक नई कौम उभर कर सामने आए। इसका मतलब तो यह भी हो सकता है कि आज जो गोरे दुनिया में मौजूद हैं, जो गोरी चमड़ी मौजूद है, ये शायद ये सब कुछ बनाने के काबिल नहीं थे। शायद कहने वाले सही कहते हैं कि ये वो कैल्टिक्स थे जो पहाड़ों से निकलकर आए और सब कुछ बना बनाया इनकी आंखों के सामने था। क्योंकि अगर आज आप किसी गोरे से ये पूछें कि ये जो पार्लियामेंट बना रखी है यूके की, ये जो सेंट पॉल्स कैथीड्रल बना रखा है, ये जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स बना रखी, कैसे बनाई है, तो वो कहते हैं कि ये हमने सारा स्टोन एंड चिजल वर्क किया है। फिर आपका सवाल ये होता है, तो क्या ये आर्ट आज दुनिया में मौजूद है? तो वो कहते हैं कि नहीं, ये आर्ट तो खत्म हो गया और हमें नहीं पता कि ये किन टूल से हमने बनाया है। तो अगर हमें अपना ही काम नहीं पता तो इसका मतलब ये किसी और ने बनाया है। सन 1868 में ओहायो वैली के अंदर जो एक्सकवेशन की गई
उस एक्सकवेशन के नतीजे में जो ममीज डिस्कवर की गई वो उन जायंट्स की ममीज हैं जो 8-8, 10-10 फुट के रेड हेयर ममीज थे। यानी वो कौम थी कि जिनके कद बड़े लंबे हुआ करते थे और शायद इसी वजह से उस दौर में बनने वाली जितनी बिल्डिंग्स थी वो 23-23 फुट के दरवाजे रखा करती थी। अब यहां पर नेचुरली सवाल आता है कि आज आप जितनी बड़ी बड़ी पुरानी इमारतें देखते हैं, जिनमें से बहुत सी आज भी कायम हैं, अमेरिका में मौजूद हैं, यूके में मौजूद हैं, यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा यूरोप में फैली हुई हैं, इवन आप सेंट पॉल्स कैथीड्रल की बात कर लें, इनके दरवाजे इतने ऊंचे क्यों रखे जाते थे? शायद टार्टेरियंस कद में ज्यादा लंबे थे और उनको एडजस्ट करने के लिए इमारतें बनती थी। इवन यहां तक आपने नोट किया होगा कि जो सीढ़ियां बनाई जाती थी वो सीढ़ियां आज के इंसान को एक स्टेप के ऊपर 2-2, 3-3 कदम लेने पड़े, इतनी लंबे स्टेप्स बनाए जाते थे। किसके लिए? शायद ये सब कुछ टार्टेरियंस के लिए होता था जो फ्री एनर्जी पर, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर यकीन रखा करते थे। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि इनको खत्म क्यों किया गया? कहने वाले कहते हैं कि टार्टेरियंस की रियासत को खत्म करने और इनके वजूद को मिटाने का सिलसिला सन 1776 में शुरू हुआ। और ये वही दौर है कि जब आपने ये देखा कि रॉथस्चाइल्ड की बैंकिंग डायनेस्टी का आगाज हुआ, उनका कंट्रोल दुनिया की हुकूमतों पर होना शुरू हुआ। कहने वाले ये भी कहते हैं कि रॉथस्चाइल्ड टार्टेरियंस को इसलिए खत्म करना चाहते थे क्योंकि टार्टेरियंस टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, टार्टेरियंस फ्री एनर्जी पर यकीन रखते थे, टार्टेरियंस अपने रिसोर्सेस को शेयर करते थे, दुनिया के साथ बांटते थे। और अगर ऐसी कौम खत्म ना की जाए तो वो कभी भी करेंसी के चक्कर में नहीं पड़ेगी, कर्जे के चक्कर में नहीं पड़ेगी, यानी इन अदर वर्ड्स स्लेवरी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। और ऐसी कौम को कंट्रोल करना और फिर दुनिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और फिर एक मैन मेड डिजास्टर क्रिएट किया जाता है जिसका नाम है मड फ्लड। और इस मड फ्लड के सबूत आपको दुनिया के कई शहरों में नजर आते हैं कि जहां पर सियाटल शामिल है, एडिनबरा शामिल है, कि घरों के घर दब जाते हैं। और फिर केल्टिक्स की यह कौम जो पहाड़ों में छुपी हुई थी, टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं थी, ये बाहर आती है और दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्जा कर लेती है। और उसके बाद वो ब्रिटिश राज शुरू होता है जो दुनिया में फैलते हुए आपने भी देखा। अब ये सब वो बातें हैं जो टार्टेरियंस के बिलीवर्स इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पे हर तरफ दुनिया को कहते हैं। लेकिन मेरी नजर में इन सब बातों की हकीकत क्या है, आइए समझते हैं। इस वीडियो में अब तक मैंने आपके साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंटर्स को शेयर किया जो टार्टेरियंस के वाइप आउट के बिलीवर्स अक्सर जिक्र करते हैं। लेट्स डिबंक ईच एंड एवरी वन ऑफ दोस पॉइंटर्स। पहले बात करते हैं व्हाइट सिटी की, यानी शिकागो में सन 1893 में होने वाला वो इवेंट। अगर आप तारीख उठाकर देखें और हिस्ट्री के क्रॉनिकल्स को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको यह समझ में आएगा कि ये वो दौर है कि जब इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस किया गया। आज आप जिस दौर से गुजरते हैं, अगर कोई नई प्रोडक्ट और सर्विस बनती है तो उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए मार्केटिंग की जाती है, इवेंट्स किए जाते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को कहा जाता है फॉर अ शाउट आउट। उस दौर में इतने बड़े मैसिव स्केल पर इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का मकसद क्या था कि इलेक्ट्रिसिटी लोगों में इंट्रोड्यूस हो जाए, जिसके लिए इतने मैसिव स्केल पर कंस्ट्रक्शन की गई, पूरा एक शहर आबाद किया गया और लोगों को यह दिखाया गया कि अगर आप बिजली खरीद लेते हैं, अगर आप बल्ब खरीद लेते हैं और बिजली के मीटर और बिजली की ये तारें आपके शहरों में फैल जाती हैं तो आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। दिस was a marketing event और इस मार्केटिंग इवेंट के लिए पूरे शहर को आबाद किया गया और 1894 में उस पूरे शहर को आग लगाकर डिसमेंटल किया गया, क्योंकि उसके बाद उस व्हाइट सिटी की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पर एक सवाल आता है कि उस दौर में इंसान ने ऐसी कंस्ट्रक्शन कैसे कर ली। अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ये 1893 के व्हाइट सिटी से भी रिलेटेड है और सेंट पॉल कैथीड्रल से भी रिलेटेड है। अब सवाल यह है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन इंसान ने कैसे कर ली। अगर आप थोड़ा सा माजी में और जाएं तो आप ये देखेंगे कि बर्रे सगीर पाको हिंद में मुगलों ने क्या क्या कंस्ट्रक्शन के मार्वल्स नहीं दिखाए, इतने अजीम मार्वल्स दिखाए कि उनमें से एक आज भी दुनिया के साथ अजूबों में शामिल है। तो फिर सवाल यह बनता है कि जो व्हाइट सिटी में आपने देखा, जो सेंट पॉल्स कैथीड्रल में आपने देखा, वो इतनी अजीम कंस्ट्रक्शन कैसे बनी? वो ऐसे बनी कि उस दौर का इंसान आज के इंसान से ज्यादा
लायक थे, वो अपने इल्म को सही जगह इस्तेमाल करते थे। अगर आप गौर करें, और ये बड़ी टेक्निकल बात कर रहा हूं, गौर से समझिएगा, अगर आप पिछले 300 साल का कंस्ट्रक्शन का पीरियड देखें, आप लिटरली हैरान हो जाएंगे कि आज हम टेक्नोलॉजिकली ज्यादा एडवांस्ड हैं, लेकिन आज जो बिल्डिंग्स हम बनाते हैं, जो घर हम बनाते हैं, ये इतने बोरिंग क्यों होते हैं? उसकी वजह यह है कि हम सबसे पहले कोई चीज बनाने से पहले ये सोचते हैं क्या ये कमर्शियली वायबल है। अगर एक काम में पैसा नजर नहीं आता, हम उस काम को छोड़ देते हैं। आज जो इमारतें आपके सामने मौजूद हैं, ये सब पैसे की बुनियाद पर बनती हैं कि उतना बनाओ जितना बिक जाए, जरूरत से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश भी मत करो। जिस वजह से आप ये देखते हैं कि सन 1500, 1600, 1700, इवन 1800 के अंदर जो कंस्ट्रक्शन हुई, वो कंस्ट्रक्शन मार्वल्स हैं, दुनिया के लिए अजूबे। लेकिन आज हम ऐसी चीज नहीं बनाते। हम बना सकते हैं, हमें बनानी भी आती है, लेकिन हम अपनी नालायकी का मुजाहरा करते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जिस चीज में पैसा नहीं वो काम करो ही क्यों। और दुनिया में आज कितने ऐसे फील्ड्स और आर्ट खत्म हो गए क्योंकि लोगों को उसके अंदर पैसा नजर नहीं आया। सेंट पॉल्स कैथीड्रल को बनाने वाले सर क्रिस्टोफर रेन हैं। उन्होंने ये कंस्ट्रक्शन 1675 में शुरू की और 1710 में उसका इफ्तिताह किया गया, यानी 35 साल इस पर काम हुआ। रही बात कि वहां पर आवाज गूंजती कैसे है, 107 फुट तक आवाज जाती कैसे है, इसके बारे में खुद सर क्रिस्टोफर रेन ने अपना एक पेपर छापा, एक्यूस्टिक पेपर, जो ब्रिटिश आर्किटेक्चरल लाइब्रेरी का आज भी हिस्सा है। और ये पेपर सन 1684 में छपा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सेंट पॉल्स कैथीड्रल भी टार्टेरियंस ने नहीं बनाया, हम लोगों ने, हम जैसों ने, हमारे ही आबाओ अजदाद ने बनाया है। तो फिर सवाल यह है कि वो मड फ्लड कहां गया जो पूरी दुनिया में आया था, जो सियाटल और एडिनबरा में आया, जिसके बाद शहरों को उन्हीं घरों के ऊपर बनाया गया। अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा तारीख में जाना पड़ेगा और आपको शिकागो सिटी काउंसिल के मिनट्स पढ़ने पड़ेंगे सन 1855 से लेकर 1860 के बीच में, कि शहर को रीडिजाइन किया जा रहा था। और तब यह फैसला किया गया कि शहर को ऊंचा बनाने के लिए हमें इसी कंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा और इसी कंस्ट्रक्शन के ऊपर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, यानी पूरे शहर को रेज करना पड़ेगा। तो जब ये मिनट्स आपके पास मौजूद हैं, तो क्यों हम इसका क्रेडिट उठाकर टार्टेरियंस को दे देते हैं? हर चीज और हर बात कॉन्स्पिरेसी नहीं हुआ करती। अब टार्टेरिया के वाइप आउट को मानने वाले अक्सर ये कहते हैं कि इसको ग्लोबल रीसेट के जरिए खत्म किया गया, जिसमें रॉथशाइल्ड का भी हाथ है और रॉकफेलर का भी हाथ है, क्योंकि रॉकफेलर एजुकेशन बोर्ड की सदारत करते थे और एजुकेशन बोर्ड की सदारत करते हुए टार्टेरिया का जिक्र किताबों से ही खत्म कर दिया गया। अब यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात यह है कि तारीख में जब टार्टेरिया का जिक्र होना बंद हुआ, तो वो 1804, 1803 इस दौर में हुआ। और रॉकफेलर ने एजुकेशन बोर्ड की निगरानी करनी कब शुरू की? 1903, 1904 में। तो ये 100 साल का फर्क है। रही बात रॉथशाइल्ड की, तो रॉथशाइल्ड और रॉकफेलर से रिलेटेड और बहुत कुछ है जो बताने की जरूरत है। इंशाल्लाह अगली वीडियोस में उस पर बात करूंगा। बट इट डजंट मेक सेंस अ डायनेस्टी इन द मेकिंग इज ऑल्सो प्लानिंग अ वाइप आउट ऑफ द नेशन एट द सेम टाइम। जिस साल आप कारोबार शुरू करते हैं, उसी साल आप इतने बड़े नहीं हो जाते कि आप दुनिया में इतनी तब्दीलियां ला सकें। सो टू मी ग्लोबल रीसेट डजंट रियली मेक सेंस। अब यहां पर एक सवाल और आता है कि तारीख में फिर नक्शों के ऊपर टार्टेरिया का जिक्र क्यों हुआ? क्योंकि उस जमाने में पूरे इलाके को, जिसको नहीं जानते थे, एक नाम दे दिया जाता था। और इस इलाके से आने वाले, जो आज रशिया के, चाइना के, साइबेरिया के इलाके बनते हैं, इन लोगों के लिए तातार का लफ्ज इस्तेमाल होता था। और ये बिगड़ते बिगड़ते तातार से तार तार हो गया और तार तार से टार्टेरिया बन गया और इस पूरे इलाके का एक नाम रख दिया गया। और फिर सन 1804 में जब रशिया उभर कर सामने आया, फिर तारीख में आपने देखा कि चाइना उभर कर सामने आया, साइबेरिया के इलाके अलग होना शुरू हुए, तो फिर इन मुल्कों का नाम आपको नजर आता है। और ये बात रशियन क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री में भी आपकी नजर से गुजरती है, क्योंकि वो अपनी तारीख इनकी तारीख से जोड़ते हैं। और फिर आखिरी सवाल इस जहन में आता है कि फिर उन जायंट्स का क्या जिक्र है कि जिनकी ममीज डिस्कवर हुई? क्या वो टार्टेरियंस थे? क्या वो एडवांस टेक्नोलॉजी रखा करते थे? तो उस पर मेरा मानना यह है कि जायंट्स का एक तवील जिक्र होना बनता है, और वो जब तक तवील जिक्र नहीं होगा, आपको शायद वो बात समझ नहीं आएगी। तो उसका जिक्र करूंगा मैं किसी और वीडियो में। अब आप टार्टेरिया पर यकीन रखना चाहते हैं, आप रखें। आप यकीन नहीं करना चाहते,
आप यकीन मत करें, यह फैसला मैं आप पर छोड़ता हूं। लेकिन एक सवाल है जिसको समझना शायद बहुत जरूरी हो जाएगा कि टार्टेरियंस जैसे लोगों को वाइप आउट किया गया या नहीं किया गया, ये तो बात की बात है। लेकिन इसी इलाके से एक और कौम उठी थी जिसने दुनिया की ईंट से ईंट बजा दी थी, और उस कौम को हम मंगोल कौम कहते हैं और उसके लीडर को चंगेज खान कहते हैं। ये तो सब जानते हैं कि चंगेज खान ने बगदाद की लाइब्रेरीज को जला दिया, लेकिन चंगेज खान का हाथ फिर कैसे रोका गया, कैसे मुसलमान दोबारा ताकत में आए, और ये मुसलमानों के इक्तदार के नए दौर का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, और ये कहानी अभी बाकी है।